आप देख रहे हैं जी सलाम और हम पेश कर रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। मैं हूं इमरान खान। आइए नाज़रीन देखते हैं दुनिया जी सलाम की नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। ईरान शुरू करेगा यूरेनियम की अफजूदगी की सलाहियत बढ़ाने का अमल। एटमी तवानाई की एजेंसी IAEA को किया आगाह। आयतुल्लाह खामनई ने कहा ईरान नहीं आएगा किसी दबाव में। यूरोपीय यूनियन के साथ बिगड़े रिश्तों को सुधारने के लिए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का ऑस्ट्रिया दौरा। कहा रूस यूरोपीय यूनियन को तोड़ना नहीं चाहता। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने शामी जंग में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों पर शदीद इल्जामात की आयत। कहा रक्का पर अमेरिकी, बरतानवी और फ्रांसीसी हमले जंगी जराइम के जुमरे में। ग्वाटेमाला के फ्यूगो आतिशफशा से लावा निकलने का सिलसिला जारी है। अब तक 70 लोगों की मौत, 300 से ज्यादा जख्मी। 3 दिन के कौमी सोग का ऐलान। और सऊदी अरब में खवातीन को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का सिलसिला शुरू। 10 खवातीन को जारी किए गए ड्राइविंग के लाइसेंस। जल्द जारी किए जाएंगे 2000 मजीद लाइसेंस। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। ईरान एटमी तवानाई की एजेंसी ने कहा है कि ईरान कुछ दिनों में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे इंतजाम एटमी तवानाई की आलमी एजेंसी IAEA को आगाह कर देगा कि तेहरान यूरेनियम की अफजूदगी की सलाहियत बढ़ाने का अमल शुरू कर रहा है। ईरान एजेंसी के तर्जुमान बेहजोर कामालोंदी ने के मुताबिक ईरान मंगल के रोज से हेक्सा फ्लोराइड की ज्यादा मकदार में तैयारी शुरू कर देगा जो यूरेनियम की अफजूदगी में काम आते हैं। ईरान के मजहबी पेशवा आयतुल्लाह खामनई ने ईरानी हुक्काम से मुतालबा किया कि गुज़िश्ता माह जौहरी मुआहदे से अमेरिकी के अलहदगी के बाद अगर 2015 में बड़ी ताकतों के साथ हुआ जौहरी मुआहदा खत्म हुआ तो यूरेनियम की अफजूदगी बढ़ाने के लिए मतलूबा तैयारियां कर ली जाए। आयतुल्लाह खामनई ने ईरान पर दबाव डालने के लिए यूरोपीय ताकतों को भी निशाना बनाया। حرفهای بعضی از دولت‌های اروپایی اینجور برمیاد که اینها توقع دارند। मैंने ईरान एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को यूरेनियम इनरिच कैपेसिटी बढ़ाने का हुक्म दिया है जो जौहरी समझौते के दायरे में होगा। इसके लिए पार्लियामेंट को भी तैयार रहना होगा क्योंकि सदारती हुक्मनामे के बाद इस पर अमल शुरू हो जाएगा। कुछ यूरोपियन ममालिक चाहते हैं कि ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम भी बंद करें, नहीं तो माशी पाबंदी लगा दी जाएगी। मैं इन यूरोपीय ममालिक से कहता हूं कि उनका ये ख्वाब पूरा नहीं होगा। उधर ईरान को घेरने के लिए इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू यूरोप के दौरे पर हैं। जर्मनी में उन्होंने चांसलर एंजेला मार्केल से मुलाकात की। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि ईरान जौहरी समझौते की आड़ में जौहरी हथियार बना रहा है। उन्होंने दावा किया कि पाबंदियों में ढील देने से ईरान को जो पैसा मिल रहा है वो पैसा तेहरान मशरिक़ वस्ता में तनाज़े को भड़काने में खर्च कर रहा है। वहीं चांसलर एंजेला मार्केल ने बेंजामिन नेतन्याहू की बात से इनहराफ करते हुए कहा कि जौहरी समझौते के बाद ईरान ने बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी की है और उसके जौहरी प्रोग्राम में ज्यादा शफ़ाफ़ियत आई है। Right now, this is becoming a secondary question because the United States has left the deal. And I think the real question we have to confront today is what do we do about Iran's aggression? What do we do about Iran's remaining goals in its pursuit of nuclear weapons? और इस बीच हमारे साथ मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार अखलाक उस्मानी साहब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। अखलाक उस्मानी साहब, आपका खैर मकदम है जी सलाम पर। अहम सवाल, पहला सवाल ये है कि ईरान ने जो यूरेनियम की अफजूदगी फिर से शुरू की है उसे करने की बात कही है अभी हालांकि, तो क्या ईरान का ये कदम खित्ते में मजीद कशीदगी को नहीं बढ़ाएगा? देखिए, ईरान के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। जिस तरह का अमेरिका का जो रवैया है, जो पूरी तरह से प्रो इजराइल है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ईरान ने एक बहुत ही माकूल कदम माकूल वक्त पे उठाया है। मैं आपको याद दिला दूं कि 4 जून को नए ईरान के जो फाउंडर हैं खुमैनी साहब, उनकी भी बरसी थी और इस मौके का फायदा उठाते हुए उन्होंने जो अभी सुप्रीम लीडर हैं ईरान के आयतुल्लाह खामनेई, उन्होंने खुमैनी साहब की बरसी के ऊपर
मौके का फायदा उठाते हुए मुल्क में फिर से यूरेनियम एनरिचमेंट की बात कही है जी। इसको मुझे लगता है कि ईरान के पास कोई फिलहाल ऑप्शन बचा नहीं था। अगर अली अकबर सालेही साहब जो एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन है ईरान की, अगर उसके हेड का बयान आपने सुना हो तो उन्होंने क्या बात कही। उन्होंने कहा हम नए सेंट्रीफ्यूज बनाएंगे और उन्होंने कहा कि हम इसमें बहुत ही आम स्पीड से चलेंगे, ये 6 से 7 साल का वक्त लेगा, लेकिन इसकी तैयारी हम आने वाले कुछ हफ्तों में कर लेंगे। तो ईरान दरअसल अमेरिका को छोड़कर जो बाकी के प्लेयर्स हैं उनके ऊपर प्रेशर बना रहा है। बिल्कुल, मेरा सवाल भी आपसे ये है कि ये क्या यूरोपीय ममालिक पर दबाव बनाने के लिए ईरान का ये कदम है, क्योंकि फ्रांस, जर्मनी, रूस उसे माशी गारंटी नहीं दे पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं इसको प्रेशर टैक्टिक्स इसलिए भी कहूंगा क्योंकि जो सालेही साहब हैं, अली अकबर सालेही, ईरान एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं, उन्होंने आयतुल्लाह खामनेई की बात का जिक्र करते हुए ये कहा कि JCPOA जो 5+1 जो न्यूक्लियर डील है, एक्चुअली जिसका ऑफिशियल नाम JCPOA है, उसके दायरे के तहत ही वो आगे बढ़ेंगे। यानी वो मैसेज दे रहा है ईरान सबको, पूरी दुनिया को, कि अगर अमेरिका इस डील से बाहर निकलता है तब भी आप लोग उसके प्रेशर में आकर आपके ममालिक की कंपनियां, यानी जर्मनी की, फ्रांस, इंग्लैंड, चाइना और रशिया की जो बाकी कंपनियां जो ईरान के साथ में सैंक्शंस की परवाह किए बिना कारोबार करना चाहते हैं, उनके पास मौका है कि वे JCPOA में बने रहें और वे ईरान के साथ ट्रेड करें। लेकिन अगर वो भी बाहर जाते हैं तो फिर ईरान किसी का कहना नहीं मानेगा और नए सेंट्रीफ्यूज बनाएगा। नए सेंट्रीफ्यूज बनाने का मतलब आप समझिए, और आपके जो नाजरीन हैं उनको भी समझना जरूरी है कि जो नए सेंट्रीफ्यूज हैं उससे ईरान की जो यूरेनियम एनरिचमेंट जो अभी लिमिटेड है 3.67% पर, वो 90% तक चली जाएगी। और अगर 90% तक वो जाता है तो ईरान ने अभी तक, मैं आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि ईरान के पास जो रिसर्च रिएक्टर हैं वो 2 जगह हैं, बोनाब में और तेहरान में, और उसके पास जो 5 एनरिचमेंट एनर्जी के शहर हैं जहां वो इसको डेवलप कर रहा है, अराक में, फोर्दो में, नताज में, इस्फहान में और बुशेहर में। आप ये समझ लीजिए कि पांचों के पांचों जो रिएक्टर्स हैं जहां बिजली बनाने का काम होता है, तो ईरान कभी भी इस कैपेसिटी में आ जाएगा कि वो न्यूक्लियर वेपन यानी परमाणु हथियार बना पाए। तो ईरान एक प्रेशर बना रहा है। ठीक है, लेकिन क्या यूरेनियम और मिसाइलों के जरिए जो ईरान के मजहबी रहनुमा है खामनेई साहब, वो इलाके में जंग की राह हमवार नहीं कर रहे हैं? तरफ से एक तरफा ऐसे ही देखा जाए कि ईरान जंग की राह हमवार कर रहा है, क्या ये ना माना जाए कि ये पूरी राह इजराइल के पूरे इलाके में उसको महफूज करने के लिए अमेरिका की तरफ से क्या कशीदगी नहीं बढ़ रही है? हर बात के 2 पहलू होते हैं। मेरा ये मानना है कि ईरान ने 2015 में दुनिया की 5 ताकतों प्लस जर्मनी के साथ मिलकर जो समझौता किया था, उसमें वो इस बात पे राजी हो गया था कि वो यूरेनियम का एनरिचमेंट 4% के ऊपर नहीं ले जाएगा। अगर वो आज फिर से यूरेनियम एनरिचमेंट की बात कह रहा है तो इसलिए क्योंकि अमेरिका ने डील को तोड़ दिया है और बाकी जो पार्टनर्स हैं वो अभी इस डील में बने हुए हैं। तो ईरान बाकी पार्टनर्स को ये कहना चाह रहा है कि अमेरिका चला गया, कोई बात नहीं, अगर आप भी हमारे साथ इस डील में नहीं बने रहते हैं तो उसके पास ऑप्शन क्या है सिवाय इसके कि अगर उसके ऊपर एक प्रेशर टैक्टिक्स अपनाई जा रही है तो वो भी प्रेशर टैक्टिक्स अपनाएगा। बिल्कुल, लेकिन ईरानी जौहरी मुआहदे का क्या मुस्तकबिल आप देख रहे हैं? क्या ये अमेरिका के बगैर सर्वाइव कर सकता है? मतलब आप समझिए तो आपको इस पूरी डील का मतलब समझ में आ जाएगा। अमेरिकन सैंक्शंस का मतलब ये होता है कि जिस पर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है, अब उस मुल्क या उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो कोई भी कारोबार करेगा उसकी जो पूरी चेन है उस सब पर अमेरिका बैन लगाएगा। मिसाल के तौर पर ईरान के साथ अगर जर्मनी की कोई एक्स कंपनी जुड़ी हुई है और वो कोई भी कारोबार ईरान के साथ करती है तो उस कंपनी का जहां अकाउंट है, उसके जो शेयर होल्डर्स हैं, उसमें जो स्टेक है, उसका जहां पर शेयर चलता है, वो उस पूरी चेन ब्लॉक हो जाएगी। तो आमतौर पर जो लोग हैं या कंपनियां हैं या देश हैं या संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो उस पूरी चेन के ऊपर अमेरिका के पाबंदियों से डरते हैं और अमेरिका ये बात जानता है। इसीलिए अमेरिका बार बार सैंक्शंस की धमकी देता है और उसकी धमकी बारहा कामयाब भी रहती है। तो मुझे लगता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, देखिए ये डील अगर टूटती है तो बहुत बड़ा नुकसान तो यूरोपीय और चाइना और रशिया की कंपनीज को होने जा रहा है। वो डील में बने रहना चाहते हैं लेकिन कंपनीज को, स्टेक होल्डर को आप नहीं मना सकते क्योंकि उनको बहुत बड़ा नुकसान होता है। अमेरिका पूरी चेन को ब्लॉक करता है। जी, शुक्रिया अखलाक उस्मानी साहब जी सलाम पर अपनी बात रखने के लिए। तो ये थे खासतौर से मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार अखलाक उस्मानी साहब। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर लेंगे।
लौट रहे हैं, आप देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने शामी जंग के तनाजुर में अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस पर शदीद इल्जाम आयद किए हैं। इंसानी हुकूक की इस तंजीम के मुताबिक अमेरिकी सरबराही में कायम अस्करी इत्तेहाद के जरिए रक्का शहर पर किए गए हमलों में कई सौ आम शहरी मारे गए हैं, जबकि हजारों अफराद जख्मी हुए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रक्का शहर का दौरा करने और वहां पर जिंदा बचे लोगों के मुलाकात के बाद यह रिपोर्ट जारी की है। वाज़ेह है कि रक्का दहशतगर्दाना तंजीम दाइश का गढ़ माना जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक अमेरिका, बरतानिया ने बिना आम शहरियों की परवाह किए बम बरसाए, जो कि जंगी जराइम के जुमरे में आते हैं। बयान के मुताबिक अमेरिका ने खास तौर पर दाइश को पसपा करने के लिए गुंजान आबाद इलाकों में अंधाधुंध बमबारी की है। एमनेस्टी ने इन वाकयात की जामे तहकीकात का मुतालबा किया है। Buildings after buildings were destroyed with entire families inside. Something must have gone wrong, and that something must be investigated because the people of Raqqa deserve justice and they deserve to know what went wrong. But until now, coalition officials have refused to engage in any meaningful way. They have refused to properly investigate. They have not been to the ground. They have not done site visits. They have not talked to survivors. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन के बीच होने वाली मुजव्वजा मुलाकात का वक्त तय हो गया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी सारा सैंडर्स ने बताया कि 12 जून को दोनों लीडर सुबह 9 बजे मिलेंगे और यह वक्त हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक शाम करीब 6:30 बजे का होगा। उन्होंने कहा कि इसकी तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। सारा सैंडर्स ने कहा कि शुमाली कोरिया से हालिया दिनों में बातचीत में जो पेशरफ्त हुई, उधर नोबेल शांति इनाम के फातेह परमाणु हथियार विरोधी संगठन इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स ने इस मुलाकात का पूरा खर्च उठाने की पेशकश की है। दरअसल तंगहाली से जूझ रहा उत्तर कोरिया चाहता है कि होटल का खर्च कोई और मुल्क उठाए। I'm not going to get into the specifics of the letter, but as the president said, they were interesting, and we feel like things are continuing to move forward, and good progress has been made, and we're continuing to prepare for the President's Summit. I can tell you the President has been receiving daily briefings on North Korea from his national security team, and I can also tell you the schedule for tentatively for that first meeting will be on June 12th at 9 a.m. Singapore time and take place June 11th, 9 p.m. East Coast time. यूरोपीय यूनियन के साथ रिश्ते को जिस तरह से सुधारने के मद्देनजर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंचे हैं। चौथी बार सदर बनने के बाद पुतिन का यह पहला ईयू दौरा है। ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले पुतिन ने कहा कि रूस यूरोपीय यूनियन को तोड़ना नहीं चाहता है। यूक्रेन से क्रीमिया को हथियाने के बाद ऐसा खदशा जाहिर किया जा रहा था कि मॉस्को यूरोपीय यूनियन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ऑस्ट्रिया के हुक्मराती नशरियाती इदारे ORF से बात करते हुए रूसी सदर ने कहा कि वो यूरोपीय यूनियन के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं। पुतिन ने ईयू को रूस का सबसे अहम कारोबारी साझेदार बताया। We're not pursuing the aim to split the EU. We are in fact interested that the EU remains united and prospers because the EU is our main trade and commerce partner. अमेरिका वेनेजुएला को अमेरिकी रियासतों की तंजीम OAS से निकालना देना चाहता है। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने OAS की एक मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि मई में वेनेजुएला में होने वाले इंतखाबात एक धोखा थे। उन्होंने सदर निकोलस मदुरो पर जमहूरियत को तार तार करने का इल्जाम आयद किया है। अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको, कनाडा और चिली ने उस अमेरिकी करारदाद की तायद की है जिसमें वेनेजुएला में होने वाले हालिया इंतखाबात को गैर आईनी करार दिया गया। अमेरिकी रियासतों की तंजीम के कुल 35 रुकन ममालिक हैं और इस तंजीम का सदर दफ्तर वॉशिंगटन में है। On fellow member states to apply additional pressure on the Maduro regime, including sanctions and further diplomatic isolation, until such time as it undertakes the actions necessary to return genuine democracy and provide people desperately needed access to international humanitarian aid. We call on all OAS nations to do this today.
और कतर ने सऊदी अरब की फौजी कार्रवाई की धमकी की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। कतर के वजीर खारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा कि सऊदी की ये धमकी बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि कतर एक आजाद मुल्क है और वह अपनी दिफा के लिए किसी भी मुल्क से हथियार खरीद सकता है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों सऊदी अरब ने कतर को इंतबाह दिया था कि अगर वो उस रूस के टॉप रेंज के S-400 एयर डिफेंस मिसाइल को खरीदता है तो उसे सऊदी की तरफ से फौजी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि खलीजी बहरान को पूरे 1 साल हो गए, लेकिन इन दोनों पड़ोसी मुल्कों के रिश्ते बेहतर नहीं हुए हैं। पिछले साल जून में सऊदी अरब, UAE, बहरीन, मिस्र ने कतर से रिश्ते तोड़ लिए थे। उन्होंने इल्जाम लगाया था कि कतर दहशतगर्द तंजीमों की मदद कर रहा है और ईरान के करीब जा रहा है, लेकिन कतर इन इल्जामात से इनकार करता रहा है। The purchase of any military equipment is a sovereign decision which no country has anything to do with. So there is no legitimate grievance behind this letter and threatening Qatar. It's violating the international law. It's violating all the international norms. And the most importantly, it's violating the GCC charter, which is the countries of the GCC should not launch any attack against each other. जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने साबिक वजीर तालीम उमर रज़ाक को नया वजीर आजम मुंतखब किया है। वाज़ेह है कि जबरदस्त अवामी एहतजाज के बाद वजीर आजम हानी अल मुल्की ने इस्तीफा दे दिया था। नए वजीर आजम की तकर्रूर के बाद भी लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ है। लोग अब भी बढ़ती महंगाई और इनकम टैक्स में इजाफे के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत नए टैक्स कानून के फैसले को वापस ले। आपको बता दें कि यह कानून 2016 में जॉर्डन और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के बीच समझौते का एक हिस्सा है, जो बैनुल अक़वामी इदारे ने माशी इस्लाहात के तौर पर पेश किया था। एक छोटा सा वक्फा, लौटेंगे। आप देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज। बदनवानी के इल्जाम में मलेशिया के साबिक वजीर आजम नजीब रज़ाक की बीवी रोस्मा मंसूर आज एंटी करप्शन कमीशन के सामने पेश हुई। कमीशन ने उनके खिलाफ समन जारी किया था और पूछताछ के लिए बुलाया था। वाज़ेह है कि नजीब रज़ाक और रोस्मा मंसूर पर सरकारी खाते से अरबों रुपए की हेराफेरी का इल्जाम है। ज़राए के मुताबिक रोस्मा मंसूर ने आज अपना बयान दर्ज करवाया और किसी भी तरह की बदनवानी से इनकार किया। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले मलेशिया पुलिस ने नजीब रज़ाक और उनकी अहलिया के घर पर छापा मारा था, जिसके दौरान 284 डिजाइनर हैंड बैग, करीब $3 करोड़ नकद और ज्वेलरी जब्त किए गए थे। इसके बाद नजीब रज़ाक और उनकी अहलिया पर मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। सऊदी अरब में खवातीन को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। सऊदी वजारत इत्तलात के मुताबिक ये अव्वलीन ड्राइविंग लाइसेंस 10 खवातीन को जारी किए गए, जबकि आइंदा हफ्ते मजीद करीब 2000 सऊदी खवातीन को ड्राइविंग लाइसेंस दिए जाएंगे। सऊदी हुकूमत की इस पेशरफ्त पर खवातीन ने खुशी का इजहार किया है। वाज़ेह है कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मुल्क में समाजी और माशी इस्लाहात के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें कि खवातीन को गाड़ी चलाने, स्टेडियम में मैच देखने की इजाजत देना शामिल है। आपको बता दें कि इस कदम से कदामत पसंद मुल्क में खवातीन की ड्राइविंग पर पाबंदी अमली तौर पर 24 जून को खत्म हो जाएगी। तो सऊदी अरब में खवातीन को ड्राइविंग लाइसेंस देने शुरू कर दिए गए हैं और अगले हफ्ते तक 2000 खवातीन को ये ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएंगे। इस तरह से 24 जून तक खवातीन की ड्राइविंग पर लगी पाबंदी सऊदी अरब में पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। साल 1998 में अमेरिका के साबिक सदर बिल क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की के बीच लव अफेयर ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। 20 साल बाद फिर एक बार फिर से मोनिका लेविंस्की का नाम चर्चा में है और उनका जिक्र कोई और नहीं बल्कि खुद बिल क्लिंटन ने किया है। उन्होंने कहा कि जब से मोनिका लेविंस्की के साथ उनके अफेयर को लेकर दुनिया को पता चला, तब से लेकर अब तक उन्होंने उनसे बात नहीं की है। क्लिंटन ने यह भी कहा है कि उन्होंने लेविंस्की से खुलेआम माफी मांगी थी, ऐसे में अब उन्हें नहीं लगता कि इस वक्त उनसे निजी तौर पर माफी मांगने की जरूरत है। Never apologized for what caused all the trouble for me 20 years ago. So the first point is, I did. I meant it then and I meant it now. I apologize to my family, to Monica Lewinsky and her family, and to the American people. Before a panel of ministers in the White House, which was widely reported,
So I did that. I meant it then, and I mean it today. I live with it all the time. अक़वाम मुत्तहदा की काउंसिल बराए इंसानी हुकूक ने महाजरीन से उनके बच्चों को अलहदा करने की अमेरिकी पॉलिसी पर सख्त तनकीद की। इंसानी हुकूक तंजीम के तर्जुमान ने अमेरिका की मैक्सिको से मिलने वाली सरहद पर बच्चों को वालिदैन से जुदा करने के सिलसिले को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया। इस बयान के मुताबिक खानदानों की तकसीम किसी भी सूरत में तस्लीम नहीं की जा सकती। बच्चों को अपने वालिदैन के साथ रहने का पूरा हक है। अक़वाम मुत्तहदा ने इसे हुकूक इत्फाल की खिलाफ वर्जी करार दिया। आपको बता दें कि अमेरिका नए इमिग्रेशन कानून के तहत गैर कानूनी महाजिरों को अपने मुल्क से निकाल बाहर कर रहा है। There is nothing normal about detaining children. As I said, detention is never in the best interest of the child and always constitutes a child rights violation. On this being a criminal offence, as I said, this should, entry into a country without the right papers should at most be an administrative offence, and it certainly does not warrant jailing children. लातीनी अमेरिकी मुल्क ग्वाटेमाला के फ्यूगो आतिशफिशा से लावा निकलने का सिलसिला जारी है। आतिशफिशा में धमाके के बाद से अब तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 300 से ज्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं। आतिशफिशा की चपेट में आने वाले दर्जनों लोग अब भी लापता हैं, जिसकी वजह से हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। फ्यूगो आतिशफिशा के आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया है। राख और लावा शहर के ऊपर फैलते हुए 8 किलोमीटर तक फैल गया, जिसकी वजह से करीब 17 लाख लोग इससे मुतासिर हुए हैं। इस खतरनाक वाक़े के बाद ग्वाटेमाला के सदर ने 3 दिन का कौमी सोग का भी ऐलान कर रखा है। और इस के बाद अब सैकड़ों लोग अभी भी गायब हैं, उनकी तलाश की जा रही है। आपको बता दें, इस आतिशफिशा से निकले हुए लावे ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया और पूरा शहर धूल के गुबार में तब्दील हो चुका है, लावे से ढक गया है। आज आलमी यौम माहौलियात है। पूरी दुनिया में आलूदगी बड़े चैलेंज के तौर पर उभर रही है। माहौलियात से मुताल्लिक लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए फ्रांस के लॉन्ग रन स्विमर बेन लेकुमेट ने खासतौर से पैसिफिक ओशन को तैरकर पार करने का इरादा किया है। आज उन्होंने जापान के साहिली शहर चोंसी से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर तक तैराकी करके अपने सफर की शुरुआत की। वो जापान और अमेरिका के बीच तकरीबन 8000 किलोमीटर का सफर 6 महीने में पूरा करने का इरादा रखते हैं। अपने इस सफर के दौरान वो समंदर में अलग अलग जगहों से 1000 वाटर सैंपल लेंगे, ताकि प्लास्टिक से समंदर के पानी को हो रहे नुकसानात का जायजा लिया जा सकेगा। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए जी सलाम।